हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स। और अब हम पहुंच चुके हैं क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक, जिसका नाम है हमारे अतीत। थर्ड उसका इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें बन सामने आने लगी रही, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षतिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाके पर कब्जे के लिए उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। और तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। ये नीचे एक चित्र दिया हुआ है, उसका विवरण यहाँ साइड में दिया हुआ है। वो है कि चित्र में है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो हो गया तो विद्रोह ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विदेश विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया और उसने जिससे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां के सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा का कोई भी भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर कंपनियां वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें ये दिया गया है ब्रिटिश आयरलैंड, जहाँ से अंग्रेज आए थे, और ये है हमारा भारत। बीच में ये पड़ता है अफ्रीका। और जो ये रास्ता दिया गया है, यहाँ से लोग आते थे। यहाँ है बम्बई, यहाँ है मद्रास, यहाँ है कलकत्ता, और यहाँ लोग आके वापस ब्रिटिश आइलैंड जा सकते थे। ये 18वीं सदी के भारत में आने वाले एक रास्ते का चित्र दिया गया है। वाणिज्य शब्द का है वो मतलब होता है एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा कर ज्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन यह स्थायी दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकती। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर मतलब अफ्रीका के नीचे से होते हुए आते हिंद महासागर पार करते हुए, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल में के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर के व्यापार की
संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी और यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़ों और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी जबरदस्त मांग थी। यूरोप कंपनियों के बीच इस बढ़ती स्पर्धा को से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उससे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। इस अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने पर यही एक रास्ता था कि ये अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दे। लिहाजा बाजारों पर कब्जा कब्जे की इस होड़ में व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल के लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस कोशिश के कारण स्थानीय शासकों को भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के व्यापार शुरू करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को इस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। यह फैक्ट्री के वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। वहीं पर उनके दफ्तर में उनकी कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास जाकर बसने की प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। उसमें से एक गांव था कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान मतलब एक शाही आदेश। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी को ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। ये एक चित्र है मद्रास के जहाजों से सामान लादी स्थानीय नौकाएं विलियम द्वारा बनाया गया चित्र। ये है 1870 का और ये है रॉबर्ट क्लाइव का चित्र व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतें की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे। उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने में रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील की कि उनकी वजह से बंगाल सरकार को
की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाब की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। के अफसर ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाब व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुई। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागे की सहायता से अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और को इशारे पर नचाता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। प्लासी का युद्ध, इस पैराग्राफ में कठपुतली शब्द का उपयोग हुआ है। तो प्लासी के युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत पर काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। नवाब ने सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। अब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब के कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला डाल दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम पलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों की गुलाल बनाई जाती हैं जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया है। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ये है चित्र, इसको देखें तो इसमें लिखा हुआ है चित्र में महान न्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, लैंड नाहट स्ट्रीट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोर्ट ऑफ प्रॉपराइट की लंदन स्थित लैंडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस में बैठक होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है और ये नीचे चित्र दिया हुआ है सिराजुद्दौला का, और नीचे आगे पढ़े तो है संपदा का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते
थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इस समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की एक पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना, जबकि कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। ये है नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे अपनी पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। उन्हें यह जमीन तो मिल गई और उन्होंने वहां बहुत मजबूत किला खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए और जो नदी से जुड़ते हैं, और दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के तैयार कर दिया और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश के गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। तो कंपनी क्या करती थी? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी को उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्च को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा गौर और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफिर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ इतने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिर 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों का नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत में साथ उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसे भारत के ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी में बदलने में खरीदनी पड़ती थी। उनकी वजह से उस समय ब्रिटिश के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत को से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे।
नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके बाद और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के से बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई में आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी, और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकुक संपत्ति के स्रोत संदेशपद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उसने कहा कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा किया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारे पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके समय सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच में गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की यह तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत को लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण नवाब बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो यह महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत पर अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और राजकूटिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उसका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकार भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, किस तरह की चीजें भी कंपनी में अफसर की ही तय करते थे। कई बार कंपनी के रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनियों की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना
के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय सरकार रकम अदा करने में चूक जाए तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका कंपनी के अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेंजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपनी आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल्स ने कहा था, दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम इसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधता के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह की का घटता है, तब जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये एक साइड में चित्र है जिसमें ये दिया हुआ है और तो उसके बारे में लिखा हुआ है। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला शुजा-उद-दौला टेली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र, टेल 1772 में। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजा-उद-दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। और शब्द में देखें तो ये है निषेधाज्ञा, मतलब निषेध, और अधीनस्थता यानी कि बंदोबस्त, दबूपन। बाद में है टीपू सुल्तान के बारे में, शेर ए मैसूर। जब कंपनी को यह टीपू सुल्तान का चित्र, जब कंपनी ने अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य तैमूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782 से लेकर 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये एक चित्र है जिसमें है चित्र में टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कार्नवालिस सामने पेश किया जा रहा है और डैनियल आर्म द्वारा चित्रित है 1793 का चित्र। यह है टीपू सुल्तान के बच्चे और यह है लॉर्ड कार्नवालिस। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसके दो बेटों को अंग्रेजों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था जिसमें अंग्रेजों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। फिर आगे है सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली, मतलब वो जो सेना को आधुनिकीकरण कर रहे थे, उसमें सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली
और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग हुई और 1767 से लेके 1780 से लेके 84 और 1790 से लेके 92 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करने के लिए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। फिर ये नीचे चित्र दिया हुआ है टीपू सुल्तान का खिलौना शेर। यह टीपू सुल्तान का एक विशालकाय मशीनरी खिलौने की तस्वीर है, जिसमें यह नकली शेर यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन की स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है और 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई तो जो अंग्रेज इस खिलौने को भी अपने साथ ले गए। टीपू सुल्तान की कहानी में है राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों से उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे और वहां एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया और उसी के बाद उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा था और उसके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। मराठों की लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा कन्फेडरेसी यानी कि गठबंधन। पेशवा इन राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख नेता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा पर दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और अंततः 1817 से लेकर 19 के तीसरे अंग्रेजी मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के स्थित बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी में शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उनकी
सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राजाओं के ऊपर से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय सियासतों का अधिग्रहण करने और उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी। ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र और ये है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक के छोटे से राज्य में कब्जे लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर की स्थिति संगोली के एक गरीब चौकीदार यायन्ना के यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहयोग से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इन किताबों में पढ़ेंगे। ये है कित्तूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई एक मूर्ति। 1830 के दशक में के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम के भारत में को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज पर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इससे के बाद पंजाब की बारी थी। महाराजा जय रणजीत सिंह ने अपने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस सियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। आगे है विलय की नीति। यह है महाराजा रणजीत सिंह का दरबार। आगे है विलय की नीति। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुत्र वारिस नहीं हो है तो उसका रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कि कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें सितारा 1848, सबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ चली गई। आखिरकार 1857 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता के नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरीके से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों ने गुस्सा भड़क गया और वे अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यह है सबलपुर के वीर सुरेंद्र सिंह साय का चित्र। ये है पुराने भारत के चित्र, अखंड भारत का चित्र, जिसमें ये पूरा दिख रहा है जो है ब्रिटिश। ये सन है 1797 का, जब में ब्रिटिश ये इतने इलाके में फैले हुए थे और बाकी सब में क्षेत्र में जो क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे, यानी कि देशी रियासतें और भारतीय लोगों का शासन था। और इससे लगभग 43 साल बाद 1844 में इतने अंग्रेजों ने अपना भूभाग इतना बढ़ा लिया और भारतीय राजाओं का
इलाका सिमटता चला गया और उसके कुछ सालों बाद, लगभग 17 साल बाद 1857 में ये अंग्रेजों का शासन और भी बढ़ गया और भारतीय राजाओं का शासन और भी सिमटता गया। यहाँ लिखा है, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ता है। इन नक्शों को भारत में वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। 3 नक्शों से उन इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थे। इस तरीके से देखें तो भारत एक तरीके से अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी कुछ भारत के इलाके में आते हैं। नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 में उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने अपनी कंपनी ताकत फैलाने के लिए अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते वह कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने इन्हें प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर पर से उल्लेखनीय थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे और मौलवी और हिंदू पंडित इनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें कभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काजी एक न्यायाधीश होता है और मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। और महाभियोग। जब अमेरिका इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद की ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था और इसे महाअभियोग कहा जाता था। और यह शब्द आज भी हमारे न्यायिक व्यवस्था या हमारी पॉलिटी में यूज में आता है। ये एक चित्र है, उसको देखें और इसके बारे में कहा गया है। वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा जो कि लगाया गया था आर जी पोलैंडी द्वारा चित्रित 1789 में। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल पर शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया और इस आरोप को चलते वारेन हेस्टिंग जब ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया तो वो 7 साल चला। 7 साल। यह है कि मैं सबके शत्रु और उस पीड़ित पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था, मैं उसके हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों के और महाभियोग चला रहा हूँ जिसके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिसके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया और अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के साथ नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्म शास्त्र की अलग अलग शाखाओं से हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इन भिन्नताओं को खत्म करने की समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संलग्न तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1748-78 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके
अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उनका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। कंपनी की फौज के बारे में चर्चा करें तो कंपनी के साथ भारत में शासन के सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकतें ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षण और पैदल सेना थी, जो और तीरंदाज और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य में एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाके में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों ने किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, दो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियां जिसमें सामाजिक तौर तरीके, आचरण, सिद्धांत व्याख्या की जाती है, और ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष भी पहले लिखे गए हैं। और सवार का मतलब है घुड़सवार। और 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र से भी लड़ रहा था। यहाँ सिपाही मरकेट, तोड़ेदार बंदूक, मरकेट यानी पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक, और मैचलॉक यानी कि शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद और माचिस की चिंगारी दी जाती थी, से लैस होते थे। कंपनी की सेना से सिपाहियों के बदलती सैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान रखना पड़ता था, और अब उनकी पैदल टुकड़ियां ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का परीक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाने लगे। अब उनका जीवन पहले से ज्यादा नियंत्रित था। इन कोशिशों में कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना बड़ा करने में चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदायों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को अपनी इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते? क्या वे खुद को अपने समुदाय या सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के को बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऊपर एक चित्र दिया गया है, उसको देखते हैं। इसमें एक घुड़सवार दिया गया है जिसमें कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार, एक अज्ञात चित्रकार, भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र है, जो 1780 का है, और मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्ध में के दौरान कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ी को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी थी। और इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष निकलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने के से यह प्रक्रिया और तेज हुई। इस तरह समुद्र भारत मार्ग में से भारत पहुंचने में 608 माह का समय लग रहा था। भाप के चलने
इन जहाज़ों से यह मात्र 3 हफ्ते में ही सिमट दी। इसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारत उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग पर आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। और इसी के साथ में चैप्टर तो खत्म होता है और साथ ही में अन्य चित्र में दिया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका के दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हुआ। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों से बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित कैंप में निजी स्वामित्व के दासों की संख्या 77,774 थी। 1824 में कैंप आने वाले एक यात्री में से होने वाले नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया है। ये मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी एक बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। ये है वार्नर वॉलेट द्वारा लिखित द चेन्स दैट बाइंड अस, ए हिस्ट्री ऑफ फेलियर एट द कैंप 1996 की किताब में से लिया गया है। और इसी के साथ ही चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।